बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देंगे। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। कर्ज की फराहमी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने पर जोर दिया जाए, ये कहा गया। IMF पहले ही $1.2 अरब फराहमी की मंजूरी दे चुका है। आर्मी चीफ ने अमरीका को IMF से कर्जे की जल्द फराहमी बारे अपना किरदार अदा करने का कहा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक हैं ताकि माशी सूरत हाल में कुछ इक्तसादी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सके, और अमरीका से ये बातचीत हुई है और आर्मी चीफ ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से फ़ोन पर बातचीत की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कि IMF जो $2 अरब फराहमी की मंजूरी दे चुका है, तो अमरीका IMF से कर्जे की जल्द फराहमी बारे अपना कुछ किरदार अदा करे। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हैं, और इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इंतज़ार है कि IMF की तरफ से जो मंजूरी दे दी गई है अगली ट्रांच की वो पाकिस्तान को मिल जाए। तो इसी हवाले से मुतहर्रिक हुए आर्मी चीफ, और उन्होंने फ़ोन किया अमरीका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वेंडी शर्मन को, और उनसे उन्होंने ये कहा कि जो अमरीका है वो IMF पर कुछ ज़ोर डाले कि कर्ज़े की ये जो किस्त है उसकी जल्द फराहमी मुमकिन हो जाए पाकिस्तान को। इसी बारे मज़ीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज़ साहब, गैर मुल्की मीडिया ये क्लेम कर रहा है, खबर क्या है पूरी, और क्या ISPR इसको कन्फर्म कर रहा है? जी, ISPR ने ऑफिशियली तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अस्करी ज़राए हैं वो इसको कंफर्म कर रहे हैं। जो GHQ के करीब 62 अफराद हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं पाकिस्तान की मखदूश माशी सूरत हाल में, और उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जनूबी एशिया वेंडी शर्मन से रब्ता किया, जिसकी खबर अमरीकी मीडिया ने दी। और इस रब्ते में उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें अगर इस पाकिस्तान की मदद की जाए IMF के कर्ज की जल्द किस्त के इजरा के लिए, और जो दीगर जो मसाइल हैं माशी उनके हवाले से अगर जल्द इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाए तो ये बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफ़ी दबाव का शिकार है। और आर्मी चीफ ने इसी हवाले से ये रब्ता भी किया, और वो इसी हवाले से मुतहर्रिक भी हैं और मज़ीद राब्ते भी कर रहे हैं। जी एजाज साहब, अभी तक वैसे जो आपने बताया कि ISPR ने बाकायदा तौर पर तो इस हवाले से नहीं बताया, हुकूमत का इसके हवाले से कुछ आया है रद्द-ए-अमल इस स्टोरी के ऊपर? नहीं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस हवाले से कोई कमेंट हासिल कर सकें, क्योंकि तर्जुमान दफ्तर खारजा भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नॉर्मली कोई तबसरा नहीं किया करते। ताहम अब से कुछ देर में जब सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा तो हम उनसे इस हवाले से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये भी बताइएगा एजाज साहब कि इस हवाले से कोई खबर है कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात हुई कमर जावेद बाजवा साहब की, आगे से कोई पॉजिटिव जवाब आया? जी, यही कहा जा रहा है कि जवाब उनकी गुफ्तगू हौसला अफजा थी और अगले दिनों में उसके नताए देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बुनियादी बात है, जो हम सबके और नाज़रीन के समझने की भी बात है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त की आखिरी तारीखों में तय है, 15 अगस्त के बाद की तारीखों में तय है, और IMF किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हंगामी तौर पर नहीं किया करता, ना ही पाकिस्तान की तरह वो सर्कुलेशन समरी के जरिए चीज़ों की मंजूरी लेता है। 6 माह पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तारीख तय होती है, और वो तारीख चूंकि तय है तो उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जो ही उसकी फॉर्मल मंजूरी दी जाएगी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और उसकी IMF के कवानीन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ज़रूरी है। तो जैसे ही वो मंजूरी मिलेगी पाकिस्तान के अकाउंट में तकरीबन $4 बिलियन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जी। और आपके बताने का मकसद ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि समझने वाली यहाँ पर बात ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो अगस्त के एंड में होगा उसके बाद ही ये
रिलीज होगी जो ट्रांस अगली आनी है, उससे पहले नहीं हो सकती? जितनी मर्जी उसके लिए कोशिश कर ली जाए। नहीं, उससे पहले नहीं हो सकती। ताहम जो आर्मी चीफ के राब्ते हैं वो उन खदशात के बाद उन्होंने राब्ते किए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद और ये अफवाहें भी फैलाई जा रही थी बाज़ पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से बाज़ अनासिर की जानिब से कि IMF भी पाकिस्तान को नहीं दे रहा और वो डेफर कर रहा है और उससे मजीद कुछ मुतालिबात रखती हैं, कुछ मुतालिबात कुछ खास शख्सियात के एसेट्स के हवाले से है और कुछ खास शख्सियात पर कुछ के अखराजात के हवाले से है। लेकिन इसी तनाजुर में ये राब्ता हुआ है। लेकिन जो बात समझने की है वो यही है कि एक मरतबा जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसमें ताखीर नहीं हो सकती। जो मुकर्ररा मुद्दत है उसी पर ये होना होता है। चूंकि बदकिस्मती ये हुई कि जो पिछला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास था उसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो सका और इस वक्त कुछ वर्किंग पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं, कुछ जिसे कहते हैं ना कागजी कार्रवाई, वो मुकम्मल की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से कुछ फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं जो आगामी चंद दिनों में वाशिंगटन भिजवा दिए जाएंगे। जी अकबर बाजवा। अच्छा, ये भी बताइएगा एजाज साहब कि ये जो सारी अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें आपकी खबर क्या है कि मुख्तदर हलकों में क्या इस बारे तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल है वो काफ़ी दिगरगू है? जी, यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हलकों में इस बात पर तशवीश तो ज़रूर पाई जाती है। और अगर आप कुछ पीछे चले जाएं, नाज़रीन को भी अगर पीछे हम ले जाएं तो तकरीबन एक माह पहले जब ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया था कि पाक फौज ने अपने अखराजात में काफ़ी हद तक कमी की है, ये फैसला किया गया है कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो कहीं दूर दराज इलाकों में जाकर नहीं की जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अखराजात उठते हैं और वो कैंटोनमेंट के करीबी एरियाज में कर ली जाएंगी। जो इस किस्म के जो दीगर गैर पैदावारी अखराजात हैं उनको कम से कम किया जाएगा। दिफाई ज़रूरियात पर जो ज़रूरी अखराजात हैं वही किए जाएंगे। पाक फौज ने जो महंगाई का तनासुब है उस हवाले से रवा साल का जो दिफाई बजट है उसमें भी अपना बजट का क्लेम नहीं किया है। सिर्फ जो महंगाई जिस तनासुब से बढ़ी है उसका कुछ हिस्सा मेंटेन किया। 15% जो है वो महंगा वो उसमें इजाफा किया गया जो पिछला बजट था पाक फौज का। लेकिन जो सालाना इंक्रीज होता है बजट में वो रेगुलर उसके ऊपर बेसिस पर नहीं हुआ बल्कि वो सिर्फ महंगाई के तनाजुर में हुआ है कि किस तरह से दुनिया भर में चूंकि कीमतें बढ़ी हैं, अशिया खूर्दनोश से लेकर जो दिफाई आलात है जो ज़रूरी है जिनको रिप्लेस किया जाना होता है, जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं या जो सामान ज़रूरी है, मसलन पाक फौज की वर्दियाँ, जूते और इस तरह की जो मामला ज़रूरी हैं, फिर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करने होते हैं, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो इन तमाम तनाजुर में पाक फौज ने बजट में इजाफे का मुतालबा नहीं किया था, तनख्वाहों में भी इजाफे का मुतालबा नहीं किया गया था। लेकिन जो ज़रूरी अखराजात हैं पाक फौज के सिर्फ उन्हीं को मेंटेन रखा गया है और जो बाकी गैर पैदावारी अखराजात है या जो टैक्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए जा सकते थे या पेट्रोल अलाउंस या दीगर मदों में जो रिलीफ दिया जा सकता था आम फौजी को, क्योंकि आम फौजी अगर माशी तौर पर जो है वो अंडर प्रेशर होगा तो फिर वो दिफाई तो ये भी फरमा दीजिएगा कि अब IMF से जो तवक्को है कि ये किस्त क्लियर हो जाए, तो ये जो एक चहमगोइयाँ चल रही हैं कि IMF से तो किस्त आ जानी है लेकिन असल जो उसके बाद नज़र है जो बाकी सारा मामला होना है वो दीगर कर्जों पे है जो IMF के बाद पाकिस्तान को मौसूल होंगे। तो इस हवाले से क्या बातचीत जारी है? देखिए, इस हवाले से जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि IMF को सऊदी अरब ने खत लिखा था जिसमें ये ब्लूमबर्ग की ये खबर दी थी कि जी पाकिस्तान में अगर तब्दीली आ जाती है और इमरान खान वापस आ जाते हैं तो क्या IMF अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। उस हवाले से जो हमने फिर काफी लोगों से बात की तो ये बिल्कुल ठीक। अच्छा एजाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने खुद डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका से बात की है कि IMF पे प्रेशर डाला जाए कि जल्दी पाकिस्तान के साथ मामला हो जाए या फिर डीरेल ना हो जाए जो अभी तक के मुज़ाकरात हुए हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी खबर को, इस डेवलपमेंट को, इस तनाजुर में कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन? कितनी ग्रेव सूरत हाल है, सीरियस सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए सर इस वक्त? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मईशत की हालत खराब है, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 5 हफ्ते की दरामदात के लिए रिजर्व्स हैं और ये बहुत मतलब परेशानी की बात है। दूसरे की जो रुपए की कदर है वो बहुत तेजी से गिर रही है
اور اس کا بہت برا امپیکٹ معیشت پر پڑ رہا ہے، تو ہماری جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ IMF ہمیں 1.2 ارب ڈالر کی قسط جاری کرے، اور یہ اس وقت ہوگی کہ پاکستان کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد اس کو بورڈ کنفرم کر دے، جو کہ ایک فارمیلٹی ہے، اور وہ ہو جائے گا۔ ایک حکومت آئے دوسری آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو معاملات طے ہوئے ہیں IMF کے پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں، جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ ہوئے ہیں، ہر حکومت پر وہ بائنڈنگ ہے۔ لیکن اس وقت ہماری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ IMF یہ شاید کہہ رہا ہے کہ 24 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہوگی بورڈ کی، اس کے 1 یا 2 دن کے بعد ہمیں قسط مل جائے گی، اور ہماری حالت اس وقت بہت خراب ہے۔ تو ہماری خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیں جلدی سے جلدی دے دیں، لیکن 1 سے 15 تاریخ تک تو IMF کے بورڈ جو ہے اس کی چھٹی ہے، تو نارملی وہ چھٹیوں میں تو کوئی میٹنگ نہیں کرتے، تو اس لیے شاید کوئی کوشش یہ ہو رہی ہو کہ امریکہ چونکہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے اور امریکہ جو فیصلہ کرتا ہے IMF کو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے جو کہ اس کی میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے، تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جلدی مل جائے، اور چونکہ جیسے ہی ہمیں IMF کی قسط ملے گی ہمیں کچھ 4-5 ارب ڈالر اور مل جائیں گے برطانیہ سے، برطانیہ کہہ رہا ہوں میں، سعودی عرب سے، UAE سے، اور ہمیں ادھار تیل بھی مل جائے گا، ادھار گیس بھی مل جائے گی، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ 1.2 ارب ڈالر کی قسط ملے اور بورڈ کی میٹنگ جلدی ہو، جس کے لیے شاید کوششیں ہو رہی ہیں۔ صدیقی صاحب، اس سے پہلے اگر وہ نہیں ہوتی جلدی تو، لیکن اس سے پہلے اس وقت جو معاملہ ہے آئل امپورٹ کرنا ہے پاکستان نے، اس کے علاوہ دیگر امپورٹس ہیں، بینکس جو ہیں وہ ابھی لیٹر آف کریڈٹ کھول نہیں رہے، اور کیا تب تک ویٹ کرے گا پاکستان؟ اور تب تک اگر ویٹ کرے گا تو جو اس وقت ہمارے پاس پیٹرولیم کے ذخائر موجود ہیں یا جو ہمارے پاس ڈیپوز میں موجود ہے وہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ یہ LCs نہ کھولیں بینکس اور وہ تب تک چلتا رہے معاملہ؟ کیا آگے صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو؟ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم نے مارکیٹ میں بہت زیادہ پینک کریٹ کر دی ہے۔ جب پاکستان کی حالت کچھ دن پہلے خراب ہوئی تھی اور IMF ڈیلے کر رہا تھا تو چائنا نے ہمیں 2.3 ارب ڈالر دیے ہیں۔ یہ ہم بات کیوں بھول رہے ہیں؟ چائنا کسی بھی حالت میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں پاکستان کو گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا امپیکٹ آئے گا CPEC کے اوپر، اور امریکہ اور برطانیہ، یورپ۔ صدیقی صاحب، اس میں سے 2 ارب تو ہم خرچ کر چکے ہیں اب تک، نہیں تو پھر دے دے گا اگر خود کوئی بڑی مصیبت، وہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم سے زیادہ عام جو ہے وہ چائنا کے لیے ہے، کہ کیونکہ IMF اور یہ امریکہ یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان کو کہ آپ CPEC کو ذرا کم کریں، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہے، تو چائنا یہ اس کا امپیکٹ، چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے 1000 ارب ڈالر کا اس پر پڑے گا، تو اس لیے چائنا واچ کرتا رہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ بہت حالت خراب ہوئی۔ نمبر 1۔ دوسری، میں آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری جو غلطی بہت بڑی ہوئی ہے جس کو میں کرائم کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اسٹیٹ بینک میں ایک گورنر نہیں لگایا، وہ گورنر جو پاکستان میں رہتا ہو، اور یہ صاحب جو ہے یہ تو بہت جونیئر آدمی ہے، ڈپٹی گورنر تھے اور یہ مصر نوکری کر رہے تھے، وہاں سے ریزائن کر کے یہاں آئے، تو ہیلو جی پلیز کنٹینیو تو وہ جو معاملات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ IMF سے کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو چند ارب ڈالر ریز کر سکتا ہے، جو یہ گورنر صاحب جو تھے رضا باقر، اور یہ دونوں نہیں کر رہے۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک مسٹری یا راز کہہ سکتے ہیں، نہ پاکستان اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے، نہ چھوٹا ملک ہے۔ اگر یہ ایکسچینج کمپنی کو بھی بلا لیں ہماری جو ہے، اور ان سے ان کو دھمکی بھی دیں اور ان کو انسینٹیو بھی دیں، کیونکہ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں ابھی پتہ صحیح چلا ہے کہ یہاں پر 240 روپے کا ریٹ ہے افغانستان ڈالر کا، وہاں پر 255 کا ہے۔ انڈیا نے ایک سازش شروع کی ہے کہ وہ وہاں سے افغانستان سے مہنگے ڈالر خرید رہے ہیں تاکہ پاکستان سے پیسہ جائے، تو اس کے لیے تو فرق نہیں پڑتا، بہت بڑی معیشت ہے، لیکن افغانستان میں اسمگلنگ بھی ہم نہیں روک رہے ہیں، تو ایسا کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک چاہے، وہاں پر گورنر ہمارا بیٹھا ہو جو پاکستانی شہری ہو، اور اس کو چینج کریں گے تو وہ بھی 2-4 ارب ڈالر تو لا سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، آخری جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر ڈالر کا انٹرسٹ ریٹ 4 یا 5% ہے۔ اگر ہمیں خدا نخواستہ بہت مجبوری ہے تو آپ فورن بینک سے بات کریں، فورن انویسٹر سے، دنیا میں 0.25% کا کام ہوتا ہے، ان کا 13% ان کو 1 مہینے کے لیے دے دیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اس وقت اسٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا، اور ہماری جو وزارت خزانہ ہے وہ سیاسی جھگڑوں میں لمٹی ہوئی ہے آپس میں۔ صدیقی صاحب، آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان سب معاملات کے اوپر، اور یہ خاص طور پہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک والا معاملہ اٹھایا، تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی ہمیں انلائٹن کیجیے گا، بتائیے گا یہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں یہ ابھی تک گورنر اسٹیٹ بینک لگا رہے اور یہ معاملات کیوں نہیں سیدھے کر رہے، کون نہیں ہونے دے رہا یہ سب کچھ؟ دیکھیے، بات یہ تھی کہ اس میں انہوں نے میرے اپنے خیال سے شارٹ لسٹ تو ابھی کی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ جو تھا کچھ چیزیں مسٹیریس ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی اہم بتا دوں، ہمارے جو IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے، جو وزیر خزانہ کر رہے تھے،
तो उन्होंने 24 अप्रैल को रिकॉर्ड पर है, अमेरिका में कहा था IMF से मिलने के बाद कि हमें मई में पैसा मिल जाएगा। उसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई। तो जो चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये आई कि IMF से जो शराइत आपने उस वक्त तय की थी, 10 जून को जो बजट बनाया वो उसके खिलाफ था और IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें आपके 15 दिन लगे। तो आपको किसने ये हुक्म दिया था कि IMF से जो शर्त तय करके आप आए हैं वो उसके खिलाफ बजट दे दे? आखिर को बदलना तो पड़ा आपको, तो वो आपने 15 दिन क्यों ज़ाय कर दिए? तो ये जो कुछ खेल हो रहा है इसमें मिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम बैरूनी अशराफिया के हुक्म पे चल रहे हैं और उनसे अपनी टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए उनसे कुछ मदद मांग रहे हैं और वो आपके शराइत आयद कर रहे हैं। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज है और ये तारीख में आप देखेंगे ये बात खुल के सामने आएगी कि हमने जानबूझ के, देखिए मैं आपको वजह बता दूं, अगर मेरे मुल्क का वजीर खजाना ये कहे कि अगर हम पेट्रोल के अंदर से नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, रिकॉर्ड पर है। अरे भाई, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो दिवालिया कैसे हो जाएगा? तो मेरी आप सारी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम दिवालिया होने वाले हैं तो आप यहाँ पैसा ना लाएं? तो हमने तो खुद अपनी गैर जरूरी बयानात से और ये बता के हम बिल्कुल भूखे नंगे हुए हैं, दिवालिया होने वाले हैं, दुनिया को एक मैसेज दे दी। आप तो ये कहते हैं कि हमारे पास इंतजाम है, हम सब कुछ कर लेंगे, अगर IMF डिले होती है 2 महीने भी तो हम मैनेज कर लेंगे, हम जोहरी ताकत है, हम दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है। चाइना, लेकिन सिद्दीकी साहब, जैसे चूंकि श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, जब वहां पर दिवालिया हुआ मुल्क 42% एक्सचेंज रेट उनका गिरा, हमारा बगैर दिवालिया हुए 27% गिर गया और बहुत थोड़े अरसे में गिर गया, तो क्यों ना डर पैदा हो? देखिए, मैं आपसे एक चीज बता दूं, मैंने पिछले 16 दिन में 16 चैनल पे ये कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और पाकिस्तान को दिवालिया होने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका को हमारी जरूरत है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला है, यूरोपियन यूनियन के लिए मसला है। अगर खुदा न खास्ता ये हमें गिराएंगे तो जो हमारे यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं और ये सब जो है ना, ये दुनिया में जाके टेररिज्म शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान कोई छोटी ताकत नहीं है, जोहरी ताकत को आप नहीं डिफॉल्ट बने जाते। श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला करना बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, कोई मुकाबला नहीं है। छोटा सा एक वो जजीरा है, पाकिस्तान बड़ी कुव्वत है। आपके हमने अपने आप को इतना गिरा लिया है असल में, अय्याशी करके, जरूर इंपोर्ट करके कि दुनिया मजाक बना रही है। न पाकिस्तान दिवालिया हुआ है, न पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया है, ना आइंदा करेगा, पहली बात ही खत्म हो गई। ये मुश्किलात है हमारी अपनी पैदा करना है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, अगर अमेरिका की मदद से हमें कुछ मिल जाता है और अमेरिका कहते हैं या चीन से हमें कुछ 2-4 अरब डॉलर मिल जाते हैं। सिद्दीकी साहब, बसद एहतराम, आप तो उस्ताद हैं, मतलब हम तो इस चीज़ को समझते भी नहीं है सब मामले को, लेकिन आपकी बात से जो अखज़ अभी तक बातचीत से जो नुक्ता अखज़ होता है वो ये है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत बुरे हैं, उसके मुताबिक सब कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक ऐसे कस्ब के ऊपर बैठा हुआ है, इतना जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है और इतना चाइना और अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो हमें दिवालिया नहीं होने देंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक इजाफा किया। जो आपने मुझे बात कही 100% सही कहा है, एंड आई स्टिल मेंटेन। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो आप देखिए 80 अरब डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है, हमारी एक्सचेंज कंपनीज है, फॉरेन बैंक्स है, उस पर 4 या 5% पे दुनिया में इंटरेस्ट रेट है। अगर हम किसी को ये कहें कि 1 अरब डॉलर हमें आप दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, हम आपको 13% देते हैं, तो हमारा रुपया तो कितना गिर जाएगा ना। तो 1 महीने में कितना इंटरेस्ट पे कर देंगे? अगर आप एक्सचेंज कंपनी को अगर बुलाएं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, तो 2-3 अरब डॉलर तो वो दे देंगे, पाकिस्तान की जो एक्सचेंज कंपनीज हैं। लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? ये समझते हैं वजीर खजाना ये समझ रहे हैं कि IMF कहेगा जी आप स्टेट बैंक के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक कर नहीं रहा, आपने गवर्नर नहीं लगाया, वरना 2-4 अरब डॉलर तो आपको एक्सचेंज कंपनीज दे देंगी। आपको हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा मुल्क में हमारे जो लोग हैं उनके 150 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को आप 12% दें, वो भी आपको 1 महीने के लिए दे देंगे। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या सियासत है, ये मिस्ट्री मैं कह रहा हूँ आपको। काफ़ी इन डेप्थ आपने इसमें इंसाइट दी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एजाज अहमद साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आपने भी काफ़ी डिटेल्ड अपडेट दी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देखिए, बरतानिया में खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल हुई है। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ नकवी ने खैरात के नाम पर जमा की गई रकम से T20 मैचेस करवाए। वोटन क्रिकेट लिमिटेड को PTI के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया गया। वोटन पैलेस पर खेले जाने वाले मैच में मेहमानों से फलाही मकासद के लिए 202,500 पाउंड वसूल किए गए हैं। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। अखबार ने दावा किया कि इस खैरात का फ़ायदा पाकिस्तान की सियासी जमात उठा रही थी। 13 लाख डॉलर बराह रास्त PTI के अकाउंट में डाले गए।
खैरात के लिए जमा की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार तफसीलात सामने ले आया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठा की। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। उसके अलावा मुख्तलिफ जराए से हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। आरिफ नकवी ने केमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी बूटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। एक क्रिकेट मैच ऑक्सफोर्डशायर में आरिफ नकवी की महल नुमा रहायशगाह पर खेला गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फंड का फायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही थी। ये गैर मामूली बात थी। फीस बूटन क्रिकेट लिमिटेड को दी गई जो दरअसल केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी थी। केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी आरिफ नकवी की मलकियत थी। ये रकम PTI को फंड देने के लिए इस्तेमाल की गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बूटन क्रिकेट को कई कंपनीज और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड दिए। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड दिए। बरतानवी अखबार के मुताबिक शेख अल नहयान ने तबसरे की दरखास्तों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इमरान खान ने तस्दीक की कि तारिक शफी ने PTI को चंदा दिया। इमरान खान ने कहा कि ये तारिक शफी को जवाब देना है कि उसने ये रकम कहां से हासिल की। और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में आरिफ नकवी के शरीफ बरादरान से ताल्लुकात का भी जिक्र है। अखबार के मुताबिक 2016 में पाकिस्तानी सियासतदानों की हिमायत हासिल करने के लिए आरिफ नकवी ने $20 बिलियन की रकम मंजूर की। इस रकम का ज्यादातर हिस्सा नवाज शरीफ और उनके भाई के लिए था। जनवरी 2017 में आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में ज़ियाफत का एहतमाम भी किया। स्टोरी के मुताबिक शरीफ बरादरान ने इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। मुल्क की दाखिली और सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत भी की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के पेशा वाराना उमूर उन्होंने आज डिस्कस किए। PM हाउस आज वो गए थे और उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ और वज़ीर आज़म ने पाक फौज की तैयारियों और पेशा वाराना उमूर पर इत्मीनान का इजहार। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, इस मुलाकात का हवाल बताइए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम उमूर पर जो है मुशावरत हुई, जबकि ज़रा के भी कहना है कि मुलाकात में मुल्क की दाखिली और सलामती जो सूरत हाल उस पर गुफ्तगू हुई है। इस मौके पे आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को जो है पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पाक फौज की तैयारियों और पेशा वाराना उमूर पर एतमाद का इज़हार किया, जबकि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो है सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की खिदमत भी सारा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो सैलाब से मुतासर इलाकों पर ब्रीफिंग दी और जो पाक फौज के जो रेस्क्यू ऑपरेशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़, आपने आगाह किया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि सियासी और माशी सूरत हाल के ताने बाने रजीम चेंज से मिलते हैं। IMF की तजावीज़ पर सुपर टैक्स लगा दिया गया। बड़े बड़े बिल पलक झपकते बुलडोज हुए। बजट मंजूरी पर सेनेट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। मामला फौरी तौर पर इस्तेहकाक कमेटी को भेजा जाना चाहिए। जो हाउस के रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करें। इतने बड़े बड़े बिल इस हाउस में पलक झपकते बुलडोज किए गए। अपने लिए जब इन्होंने NRO हासिल करना था, नैब का बिल तमाम हाउस के मुतालबे के बावजूद एक दिन के लिए भी कमेटी में नहीं भेजा गया और फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको बुलडोज किया गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जिसके दूररस असरात हैं इस मुल्क के ऊपर, जिसके दूर असरात हैं इस मुल्क की सियासत के ऊपर, इस मुल्क के मामलात के ऊपर, उसको भी पलक झपकते यहां पर बगैर किसी कमेटी में दाखिल किए पेश कर दिया गया। पहले दिन से कह रहे हैं ये सारे ताने बाने, चाहे वो माशी सूरत हाल हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो, ये तमाम ताने बाने मिटते हैं जाके ऑपरेशन रजीम चेंज के साथ। और सेनेटर शरी रहमान ने सेनेट इजलास में फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट का जिक्र छेड़ दिया। कहा कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट शाया की है जिसमें फंडिंग का जिक्र है। असल साजिश PTI खुद पाकिस्तान के खिलाफ है। शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए ये कहना था कि सिर्फ झूठ बोलने और इसे सच करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान को दिवालिया करके चले गए, हमने बचाया। आप गलत बयानी का एक अंबार आपने लगा दिया। खिलवाड़ किसने किया है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान का रुपया यहाँ कहाँ से शुरू हुआ गिरना? झूठ के सौदागर हैं, इनके लीडर झूठ के सौदागर हैं। झूठों पर ये कैंपेन चलाते हैं और जितना झूठ बोलते जाओ
जितना झूठ बोलते जाओ उतना वो समझ उसको सच बनाने और ये सच बनाते जा रहे हैं झूठ। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी छपी है, इनके फॉरेन फंडिंग जिस तरह हुई है और इनके डायरेक्ट जेबों में चैरिटी के नाम पर कौन सा वो मैच है, वूटून कौन सा मैच है, वहां ये खेला करते थे कि हमें चैरिटी देनी है। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके औथल में 2300 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा आबादी को खाना भी फराहम किया गया। कोयटा और कराची को मिलाने वाली N25 के ट्रैफिक के लिए भी उसे खोल दिया गया और लसबेला समेत मुख्तलिफ इलाकों में मवासलाती निज़ाम को बहाल किया गया। हब, गडानी और झलमक्सी के मुतासरा इलाकों में 5 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए और पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां उन इलाकों में जो मुतासर हुए हैं सैलाब से जारी हैं। नाज़रीन, लाहौर में थोड़ी देर की बारिश ने सड़कें डबो दी हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी भर गया है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद अजियत का सामना है। इसी बारे में तफसीलात बताएंगी लबीबा अरशद। जी, बुध के रोज़ मानसून हवाओं ने शहर का रुख किया, जिसके बाद महकमा मौसमियात ने 31 जुलाई तक बादल बरसने के इम्कानात जाहिर किए थे। आज ये पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई है और अब से कुछ देर पहले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ है, लेकिन ये अब्र रहमत कई शहरियों के लिए जहमत भी बन चुका है। इस वक्त मैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ और सिर्फ कुछ देर की बारिश ने ही यहाँ की सड़कों को पानी में डुबो दिया है। यहाँ पर जो शहरी है उनको आमतौर में शदीद अजियत का सामना है। यहाँ से इतना पानी जमा है यहाँ पर कि पैदल गुजर कर जाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो शहरी गाड़ियों पर या मोटर बाइक्स पर गुजरे हैं उनकी सवारियाँ भी बारिश के खड़े पानी की वजह से ख़राब हो रही है। शहरियों का कहना है कि वो बेहद परेशान है। यहाँ से कामकाज के लिए उनको गुजरना था, लेकिन वो यहाँ पर फंस चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि दर्जा हरारत शहर का 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आज कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा मजीद 2 रोज़ तक भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बहुत शुक्रिया लबीबा, आपने आगाह किया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मारे जाने वाले दहशतगर्दों को बेगुनाह और लापता अफराद का इल्ज़ाम मशकूक निकला। लापता अफराद की तंजीम की जानिब से ज़ियारत ऑपरेशन में हलाक होने वाला ज़हीर अहमद मंजर आम पर आ गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अब्दुल जब्बार। 12 और 13 जुलाई की दरमियानी शब बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत से लेफ्टिनेंट कर्नल लईक और उनके कज़न की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों को लापता और बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की गई, जिनमें एक ज़हीर अहमद भी शामिल है, लेकिन ज़हीर अहमद कोयटा में मंजर आम पर आ गया। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगुलजई की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़हीर अहमद ने बताया कि उसका किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं, वो 10 माह से ईरान में कैद था। मैं तकरीबन जितना भी वक्त था वहीं पर बंद रहा। तकरीबन ये लगभग 10 महीने के करीब हो रहे हैं या 9.5 महीने 10 महीने के करीब हो रहे हैं, वहीं पर था बनता। किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, किसी इदारे का मैं खिलाफ नहीं हूँ। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगुलजई का कहना था कि मुफाद परस्त अनासिर हलाक दहशतगर्दों को लापता करार देकर दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। ज़हीर बलोच नामी लट्टा भी इसमें शहीद किया गया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जो उन्होंने ड्रामाबाजी रचाया हुआ था वो उनके लिए बायस शर्मिंदगी हुई। सरदार नूर अहमद बंगुलजई का कहना था कि बलूचिस्तान के बाशऊर और तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क दुश्मनों के सहूलतकार बनने की बजाय मुल्क और सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अब्दुल जब्बार, GNN, कोयटा। और फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को के इलेक्ट्रिक मुआहिदे में 20 मिलियन पाउंड रिश्वत के तौर पर दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमारा केस फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का है। किसी सियासी जमात की फॉरेन फंडिंग का केस सुनना सुप्रीम कोर्ट का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा झूठ बोलना बंद करें और इलेक्शन कमीशन को अपनी फंडिंग का हिसाब दें। और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये जमात फॉरेन फंडेड है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो उसका फोरम ही नहीं है। आरिफ नकवी जो है वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जिस तरह बाकी पाकिस्तानी है। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर एक इन्होंने स्टोरी करवाई है, उसके अंदर उसमें यह भी लिखा हुआ है कि 20 मिलियन पाउंड आरिफ नकवी ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को के इलेक्ट्रिक कंपनी
کہ اپنی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو وہ شیئرز ٹرانسفر کر کے جانا چاہتا تھا کسی اور کمپنی کے نام جو اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، وہ انویسٹمنٹ آگے سیل کر رہا تھا، وہ 20 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کو رشوت کے طور پہ دیے ہیں۔ وہ پیسہ جو وولٹن کرکٹ کلب سے آیا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے یو پی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے۔ وہ بیرون ملک کرکٹ میچ ہوا انگلینڈ کے اندر، ایک دبئی کے اندر پولیٹیکل فنڈ ریزر ہوا، وہ پیسہ عارف نقوی نے وہاں پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے اپنے وولٹن کرکٹ کلب سے پاکستان بھیج دیا، پاکستان میں پی ٹی آئی کے یو پی ایل کے بینک اکاؤنٹ میں آیا، اور وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن میں بھی، اور وہ پیسہ بھی ڈکلیئرڈ ہے، اور کہاں خرچ ہوا اس کا آڈٹ کا ایک حساب موجود ہے۔ نیب ترامیم کے تحت ریلیف کو مشروط کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ کا حکومت کو نوٹس۔ عمران خان کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت عدالت نے اپنا کام کرنا ہے، بند ہوئے کیسز کو دوبارہ کھولنا اتنا آسان نہیں۔ جن ترامیم پر اعتراض ہے نشاندہی کریں، آئندہ سماعت پر بحث ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مفروضے پر کارروائی کا اختیار نیب کو واپس مل جائے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ سوال پوچھے بغیر کیسے علم ہوگا کہ اثاثوں کے ذریعے کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے لے گی تو سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے مفادات فروخت کر رہی ہے۔ عارف نقوی سے پیسے لے کر تحریک انصاف نے الیکشن قوانین کی نفی کی۔ برطانیہ میں خیراتی کاموں کے لیے رقم جمع کی گئی اور اس رقم کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا گیا۔ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے، انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی۔ نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی۔ اس کمپنی سے 55 کروڑ روپے سے زائد رقم پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ یہ رقم حاصل کر کے آپ نے کیا الیکشن قوانین کی نفی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے کسی کو بیچے نہیں؟ ان کمپنیوں کے پیچھے کون لوگ تھے یہ وقت بتائے گا۔